नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुन मेरे भाई में। अगर आप लोग न्यूज़ चैनल देखते होगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो आपको पता होगा पिछले काफ़ी समय से भारत और चाइना के बीच में एक टेंशन की स्थिति बनी हुई है। चाइना लगातार हमारे कुछ क्षेत्रों में अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है और भारत के वीर सपूत, भारत के वीर जवान चाइना के इस मंसूबे को कामयाब होने नहीं दे रहे हैं। चाइना लगातार कोशिश कर रहा है, कभी रिजांगला में, कभी दूसरी जगह पर एलएसी पे, लेकिन भारत के वीर सैनिक चाइना के इस मंशा को कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। वो शिद्दत से वहाँ पे डटे हुए हैं। ऐसे ही यार दोस्तों के बीच बातचीत में या न्यूज़ चैनल पे आपने कई बार 1962 की भारत और चाइना के बीच की लड़ाई के बारे में सुना होगा, जाना होगा। वो लड़ाई हम हार तो जरूर गए थे, लेकिन यह जरूर आपने सुना होगा कि उस लड़ाई में हमने दुश्मन के, चीन के दांत खट्टे कर दिए थे। दोस्तों, आज जो कहानी मैं लेकर आया हूँ वो उसी लड़ाई में से उभरे हुए एक हीरो की कहानी है। एक ऐसे हीरो की जिसने अपनी जान तो दे दी भारत देश की रक्षा करने के लिए, लेकिन करोड़ों दिल में अपनी जगह बना ली और दुश्मन देश के अंदर एक ऐसा मैसेज दिया है कि दुश्मन देश भी उसको अस्वीकार नहीं कर सकता है। दुश्मन देश ने तक उस हीरो को हीरो माना है और उसने जो भी फाइट दी है उसको स्वीकार किया है। हमने बड़ी कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन एक उस हीरो ने चीनी सैनिकों के नाको चने चबवा दिए थे। उस हीरो का नाम है मेजर शैतान सिंह। जी हाँ, आज मैं मेजर शैतान सिंह के बारे में ही आपको बताने आया हूँ। कुछ ऐसी जानकारियाँ जो आपको शायद आज तक नहीं हो। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को भाटी राजपूत परिवार में हुआ था। मेजर शैतान सिंह जी का जन्म बानासार गांव, जिला जोधपुर, राजस्थान में हुआ था। उनके पापा भी फौज में थे और उनका नाम कर्नल हेम सिंह था। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश आर्मी की तरफ से फ्रांस में लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई में बड़ा उन्होंने बहादुरी का प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर नाम के सम्मान से भी नवाजा था। शैतान सिंह जी की स्कूल की शिक्षा जोधपुर में ही हुई और स्कूल के दिनों में वो एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर भी रहे। शैतान सिंह 1 अगस्त 1949 को जोधपुर स्टेट फोर्स में एक ऑफिसर के हैसियत से भर्ती हुए। उस समय तक जोधपुर का भारत में विलय नहीं हुआ था, वो एक अलग रियासत थी। जोधपुर का भारत में विलय होने तक शैतान सिंह जी जोधपुर स्टेट फोर्स में ही रहे और जब भारत में विलय हो गया जोधपुर का, तो उसके बाद में शैतान सिंह जी का तबादला कुमाऊं रेजिमेंट में हो गया। कुमाऊं रेजिमेंट में काम करते करते 25 नवंबर 1955 को उनका प्रमोशन हुआ और उन्हें कैप्टन का रैंक मिला। 11 जून 1962 को उनका एक बार फिर से प्रमोशन हुआ और इस बार वो मेजर बना दिए गए। वो कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन से थे। नवंबर 1962 को उनकी टुकड़ी, जिसमें 120 सैनिक थे, चुशुल सेक्टर के रिजांगला एरिया में तैनात किया गया था। आपने रिजांगला इन दिनों टीवी न्यूज पे काफी बार देखा होगा। ये चुशुल सेक्टर में आता है और यहीं पर शैतान सिंह जी की पोस्टिंग हुई थी अपनी टुकड़ी के साथ में, और उस टुकड़ी में 120 जवान थे। यह जगह, ये जो रिजांगला जगह है, यह जगह समुद्र से 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर बेइंतहा ठंड होती है और जिंदा रहना भी एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसी कड़ाके की ठंड में भी इन सैनिकों के पास न ही पर्याप्त गर्म कपड़े थे और न ही ये सारे सैनिक पहले से ऐसी किसी ठंडी जगह पर रहने के आदी थे। मगर वो भारतीय सैनिक ही क्या, जो ऐसी छोटी मोटी परेशानियों के आगे झुक जाए। उनके सामने केवल यह नेचर की तरफ से ये जो ठंड का परेशानी है, ऊंचाई की परेशानी है, केवल यही एक परेशानी नहीं थी उन टुकड़ी के सामने, उन सैनिकों के सामने। उनके सामने एक चुनौती और भी थी, और वो चुनौती ये थी कि उनके पास जो हथियार थे, वो हथियार चाइनीज आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए कदापि नाकाफी थे। उस समय उन सैनिकों के पास में केवल 300 से 400 राउंड गोलियां और तकरीबन 1000 हथगोले, बस इतना ही सामान था।
बंदूकें भी जो उनके पास में थी वो प्रथम विश्व युद्ध के समय की थी, जिससे एक समय में एक ही गोली चल सकती है और दूसरी गोली चला उसमें लोड करने के लिए समय लगता था। कहने का मतलब कि आउटडेटेड टाइप के उनके वेपन्स थे। दूसरी तरफ 5,000 चीनी सैनिक थे जिनके पास भारी तोपें, मशीन गन, मोर्टार और आधुनिक हथियार थे, और उनके कपड़े भी जो थे वो ठंड में रहने लायक थे। भारत के पास में जितना साजो सामान था उससे बेहतर साजो सामान उस समय चीनी सेना के पास में था। 18 नवंबर 1962 की सुबह लगभग 4 सवा 4 बजे का समय रहा होगा। उस समय मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था और तेज बर्फीली हवाएं चल रही थी। ऐसे समय में चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया। चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों के पास के हथियारों की पूरी पूरी जानकारी थी। उनका जो इंटेलिजेंस था उस समय का वह भारतीयों से बेहतर था। उन्हें पूरी जानकारी थी कि इस पर्टिकुलर टुकड़ी के पास में कितने हथियार है, काफ़ी है, नाकाफी है, सारी जानकारियां चीनियों के पास थी उस वक्त। काफ़ी देर तक उसके बावजूद भी चीनी सैनिक भारत के साथ में लड़ते रहे, भारतीय वीर जवानों के साथ लड़ते रहे, लेकिन उनको कहीं सफलता नहीं मिल पा रही थी। मेजर शैतान सिंह और उनकी टुकड़ी चाइनीज सेना के सामने एक दीवार बनकर खड़े थे और किसी भी तरह उनकी कोशिश थी कि चीनियों को हमारे इलाके में नहीं आने दिया जाए। ऐसे में उनके सामने, चीनियों के सामने सब क्वेश्चन पैदा हो गया कि अब करें तो क्या करें। भारतीय सैनिक हार ही नहीं मान रहे हैं, ऐसा मौका ही नहीं दे रहे हैं कि हम आगे बढ़ सके। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला है, उन्होंने एक चाल चली। सफलता ना मिलते देखकर करीब 400 चीनी सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह की टुकड़ी पर पीछे की तरफ से घेराबंदी करके हमला कर दिया। भारतीय सेना ने यहां अपनी 5 पोस्ट बनाकर रखी थी और मेजर शैतान सिंह एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए घूम रहे थे, साथ ही दुश्मनों के साथ में लोहा ले रहे थे। चाइनीज सैनिकों के दांत खट्टे कर रहे थे। बहुत बहादुरी से लड़े मेजर शैतान सिंह, इतने बहादुरी से लड़े, उनको कई गोलियां लगी, उनका पूरा शरीर जख्मी हो गया, वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके बावजूद भी वो एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक दौड़ते हुए अपने साथियों का मनोबल बढ़ा रहे थे, दुश्मनों के दांत खट्टे कर रहे थे। उनके हाथ और पेट में गहरे जख्म हो गए थे। हाथ तो इतने जख्मी थे कि वे उसे ठीक से हिला भी नहीं पा रहे थे। एक लिहाज से उनके दोनों हाथ बेकार हो चुके थे। ऐसे समय में उनके 2 साथी उन्हें फायरिंग की रेंज से दूर ले जाने की कोशिश करने लगे। एक साथी ने उन्हें बेल्ट की सहायता से अपनी कमर से बांधा और रोल होते हुए फायरिंग की रेंज से दूर ले जाने लगा। जैसे ही वो लोग एक बर्फीली चट्टान के पास में पहुंचे, चीनियों की फायरिंग बेतहाशा तेज हो गई। ऐसे में उन लोगों का आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। ऐसी घायल अवस्था में शैतान सिंह जी ने अपने साथियों को कहा कि आप लोग मुझे यहीं पे छोड़ दीजिए और आप आगे चले जाइए, सुरक्षित ठिकाने की तरफ चले जाइए। उनके साथी नहीं माने, लेकिन मेजर शैतान सिंह ने उन्हें मना ही लिया, फोर्सफुली कह लीजिए, नाराज होकर। किसी भी तरीके से वो नहीं चाहते थे कि उनके साथियों की जान भी खतरे में पड़े, इसलिए उन्होंने किसी तरह अपने साथियों को वहां से दूर जाने को कह दिया। जाने के पहले उन्होंने अपने साथियों से एक मशीन गन ली और उस मशीन गन को साथियों की मदद से अपने पाँव की उंगलियों से इस तरह बांधा कि हाथ से ट्रिगर दबाने की बजाय मेजर शैतान सिंह अब पाँव की उंगली से गोली चलाने के काबिल बन गए। एक जगह पे उन्हें टिका दिया गया, ऐसी पोजीशन पे उन्हें बैठा दिया गया कि सामने से अगर दुश्मन आता है तो अपने पाँव की उंगलियों की सहायता से वो गोली चलाकर दुश्मनों का खात्मा कर सके। साथियों के जाने के बाद मेजर शैतान सिंह काफी देर तक दुश्मनों के साथ में लड़ते रहे, दुश्मनों को अपने इलाके में घुसने से रोकते रहे। कितना समय वो लड़ते रहे ठीक अंदाजा नहीं है, लेकिन ये जरूर तय है कि उन्होंने बहुत बहादुरी से चीनी सैनिकों को रोक के रखा हुआ था। ऐसे में इतने घायल अवस्था में वो कितना देर जिंदा रह सकते थे। ऊपर से बर्फ की बारिश हो रही थी। धीरे धीरे करके उनके शरीर ने जवाब दे दिया और वो वहीं पे अचेत हो गए और वहीं पे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आसमान से गिरती बर्फ ने एक प्रकार से उनकी वहां पे समाधि जैसी बना दी।
फरवरी 1963 को लगभग 3 महीनों बाद जब वहाँ बर्फ पिघलनी शुरू हुई, तब रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ में भारतीय सेना के जवान उन्हें और बाकी के लोगों को ढूंढने जब वहाँ पे निकले, तो उन्हें मेजर शैतान सिंह की लाश उसी जगह पर मिली जिस जगह पर उनके साथी उन्हें बैठा कर गए थे। बड़ा पराक्रम के साथ में लड़े और इस मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी जान दे दी, लेकिन चीनी सैनिकों को उन्होंने अंदर घुसने नहीं दिया। भारत यह लड़ाई हार गया। 120 जो सैनिक थे उसमें से 114 शहीद हो गए और 5 सैनिकों को चीनियों ने युद्धबंदी बना लिया और एक सैनिक को इस पूरे युद्ध की कहानी बताने के लिए जिंदा छोड़ दिया गया। जिन 5 सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया गया था वह बाद में किसी तरीके से चीनियों के चुंगल में से बचकर निकल गए और वहां से वापस भारत में आ गए। मगर कहते हैं कि भारत के 120 जवानों ने 1300 से ज़्यादा चीनियों को मौत के घाट उतार दिया था। बाद के समय में चीनियों ने भारत के इन जाबांजों की वीरता को सराहा भी था। भारत का एक एक सैनिक 10-10 चीनियों को लेकर शहीद हुआ था। सभी सैनिक बहुत बहादुरी के साथ में लड़े। युद्ध खत्म होने के बाद जब तथ्य सामने आए, हम लोगों ने डाटा कलेक्ट करना शुरू किया, तब हमें पता चला कि चीन की सेना का जितना भी नुकसान हुआ है, जितने भी जगह पे उन्होंने अटैक किया था, एक रिजांगला के अलावा उन्होंने काफ़ी जगह भी अटैक किया था, लेकिन जितने भी जगह पे अटैक किया था उन सब जगह में से इस रिजांगला में ही चीनी सैनिकों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। और यही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां भारतीय सैनिकों ने चीनियों को अंदर घुसने नहीं दिया, उन्हें वहीं पर रोक के रखा, आगे बढ़ने नहीं दिया। वो भारत की सीमा में इस पर्टिकुलर पोस्ट से अंदर नहीं घुस सके। चीनियों ने 21 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। 3 दिन तक ये लड़ाई चली। 3 दिन बाद चीनियों ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। शैतान सिंह जी के पार्थिव शरीर का पूरे राजकीय सम्मान के साथ जोधपुर में अंतिम संस्कार किया गया। उनके होम टाउन जोधपुर में अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें मरने के बाद में भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान मतलब परमवीर चक्र दिया गया। उनकी ही टुकड़ी के 5 जवानों को वीर चक्र और 4 जवानों को सेना पदक देकर सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें शैतान सिंह जी ने और उनके साथियों ने चीनियों को इतनी कड़ी टक्कर दी थी, अपनी जान दे दी, लेकिन चीनियों को अपने इलाके में घुसने नहीं दिया। आज भी शैतान सिंह जी को हमारे इंडियन आर्मी में एक भगवान की तरह पूजा जाता है। बहुत सारे लोग उन्हें आज भी एक भगवान का दर्जा देते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेजर शैतान सिंह जी की कहानी। आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, हो सके तो कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद।